9 अगस्त 2024 कोलकाता का एक बड़ा सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर आते हैं, जहां डॉक्टर दिन रात बिना रुके काम करते हैं, जहां थकान से टूटे हुए शरीर के बावजूद भी डॉक्टर मरीजों को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन उसी अस्पताल के अंदर उस सुबह एक ऐसी घटना सामने आने वाली थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 9:30 बजे एक फर्स्ट ईयर मेडिकल इंटर्न अपनी लंबी ड्यूटी खत्म करके थोड़ी देर आराम करने के लिए 4th फ्लोर के सेमिनार रूम की तरफ जा रहा था, क्योंकि पूरे अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए कोई प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं था और अक्सर 30 से 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद इंटर्न्स और डॉक्टर्स इसी सेमिनार रूम में लगे 2 गद्दों पर थोड़ी देर सो लिया करते थे। लेकिन उस दिन जैसे ही उस इंटर्न ने सेमिनार रूम का दरवाजा खोला, उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसके शरीर में जैसे खून जम गया। कमरे के अंदर फर्श पर फैला हुआ खून और उसी खून के बीच पड़ी थी एक महिला डॉक्टर की लाश। वो डॉक्टर थी 31 साल की मौमिता देवनाथ, एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर जो पिछले 36 घंटों से लगातार ड्यूटी कर रही थी। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में ऐसी लंबी शिफ्ट्स आम बात होती हैं, डॉक्टर अक्सर अपनी थकान को पीछे छोड़कर मरीजों की जिंदगी बचाने में लगे रहते हैं। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे मौमिता ने हमेशा की तरह अपनी मां को फोन किया था। उन्होंने बताया था कि वो बहुत थक चुकी हैं, पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रही हैं और बस थोड़ी देर आराम करके फिर से काम शुरू करेंगी। यह एक बिल्कुल सामान्य बातचीत थी, एक बेटी की अपनी मां से रोज की तरह की बात। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह कॉल उनकी जिंदगी की आखिरी कॉल बन जाएगी। रात करीब 2 बजे अपने राउंड्स खत्म करने के बाद उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ खाना खाया और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए हॉस्पिटल के उसी सेमिनार रूम में जाकर लेट गईं। एक ऐसा कमरा जहां डॉक्टर अक्सर कुछ मिनटों की नींद लेकर फिर से अपने काम पर लौट जाते थे। लेकिन उसी रात उसी अस्पताल के अंदर एक और इंसान मौजूद था। उसका नाम था संजय रॉय, उम्र 33 साल। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह कोई बाहरी अपराधी नहीं था, बल्कि कोलकाता पुलिस की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का एक सिविक्स वॉलंटियर था। सिविक्स वॉलंटियर सुनने में यह पद छोटा लगता है, लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों की पहुंच अक्सर बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि ये लोग पुलिस के साथ काम करते हैं, थानों में आते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी पहचान बना लेते हैं कि कई जगहों पर उनकी मौजूदगी पर सवाल ही नहीं उठाया जाता। संजय रॉय का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह पहले इसी अस्पताल में कुक के रूप में काम कर चुका था और बाद में उसने सिविक्स वॉलंटियर फोर्स ज्वाइन कर ली थी। धीरे धीरे उसने खुद को हॉस्पिटल के वेलफेयर सेल से जोड़ लिया, जहां एडमिशन, बेड अलॉटमेंट और इमरजेंसी असिस्टेंस जैसी चीजें संभाली जाती थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह लोगों को अस्पताल में बेड दिलवाने या प्रक्रियाओं को जल्दी करवाने के बदले कमीशन लेता था। और क्योंकि वह पुलिस से जुड़ा हुआ दिखता था, इसलिए अस्पताल के अंदर उसकी एंट्री पर कोई सवाल नहीं उठा रहा था, यहां तक कि रात के समय भी। लेकिन उसी पहुंच ने, उसी सिस्टम ने उस रात एक भयानक अपराध का रास्ता खोल दिया। अब उसके निजी जीवन की बात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी कई शादियां हुई थीं। घरेलू हिंसा के आरोप भी सामने आए। उसकी पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराने की बात भी रिपोर्ट हुई थी। लेकिन इन सब के बावजूद वह सिस्टम के अंदर बना रहा। मार्च 2024 में एक महिला द्वारा उस पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया था। लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज हुई, कॉल रिकॉर्ड्स की जांच हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। यह वह मोड़ था जहां कई लोग बाद में सवाल उठाते हैं, अगर उस समय कार्रवाई होती तो क्या आगे होने वाली घटना रोकी जा सकती थी। सुबह करीब 4:03 सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक संजय रॉय उसी फ्लोर पर घूमता दिखाई देता है। वह अस्पताल के कॉरिडोर्स में अलग अलग कमरों में झांक रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की तलाश कर रहा हो। और फिर उसकी नजर पड़ी सेमिनार रूम पर। अंदर एक डॉक्टर सो रही थी। 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद बस कुछ देर आराम करने के लिए। उस कमरे के अंदर जो हुआ
वह इतना क्रूर था कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बाद में अपनी रिपोर्ट में जेनिटल टॉर्चर और परवर्टेड वायलेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगले दिन 9 अगस्त की सुबह जब उस इंटर्न ने सेमिनार रूम में डॉक्टर की लाश देखी तो उसने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और मिलकर कॉलेज के प्रिंसिपल को इस बारे में जानकारी दी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और ज्यादा संदिग्ध बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल उस कमरे में पहुंचे, लेकिन उन्होंने न तो उस जगह को तुरंत खाली करवाया और न ही तुरंत पुलिस को बुलाया। करीब 1 घंटे तक वह उसी कमरे में कई लोगों के साथ बैठे रहे। लोग आते जाते रहे और इस दौरान उस जगह को एक प्रॉपर क्राइम सीन की तरह सुरक्षित नहीं किया गया। कुछ घंटों बाद जब पुलिस को बुलाया गया तब भी स्थिति बेहतर नहीं थी। पुलिस ने भी लापरवाही दिखाते हुए उस कमरे को तुरंत सील नहीं किया। सोचिए, डॉक्टर की लाश मिलने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे तक कई लोग उस कमरे में आते जाते रहे होंगे और इस दौरान जाने कितने लोगों के पैरों के निशान, उंगलियों के निशान और दूसरी चीजें उन सब जगहों पर पड़ चुकी होंगी जो बाद में पुलिस के लिए अहम सबूत बन सकती थीं। सुबह करीब 11 बजे विनीता के पिता को एक फोन कॉल आया। फोन देखकर उन्हें लगा होगा कि शायद उनकी बेटी अपनी रोज की तरह की खबर देने के लिए कॉल कर रही है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से जो शब्द उन्होंने सुने उन्होंने उनकी दुनिया ही बदल दी। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने अस्पताल के अंदर अपनी जान दे दी है और उन्हें तुरंत अस्पताल आने को कहा गया। जब विनीता के माता पिता अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने रोते हुए डॉक्टरों और पुलिस से सिर्फ एक ही बात कही, हमें बस एक बार अपनी बेटी को देख लेने दीजिए। लेकिन उन्हें तुरंत अंदर नहीं जाने दिया गया। करीब 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया और जब आखिरकार उन्हें सेमिनार रूम के अंदर जाने दिया गया तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी भी माता पिता के लिए सबसे भयानक सपना हो सकता है। उनकी बेटी का शरीर खून से लथपथ था। आधे शरीर पर कपड़े नहीं थे और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। एक नजर में ही समझ आ रहा था कि यह कोई सुसाइड नहीं था, यह एक बेहद बेरहम हत्या थी। यहीं से शुरू हुआ कवर अप का शक। सच्चाई आखिरकार सामने आई फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, जिसने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि हत्या से पहले मौमिता के साथ ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था। इस मामले में एक और कंफ्यूजन भी सामने आया। मीडिया में शुरुआत में यह दावा किया गया कि बॉडी से 150 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जिससे पूरे देश में यह चर्चा शुरू हो गई कि इतनी मात्रा एक इंसान की नहीं हो सकती। लेकिन बाद में सीबीआई जांच में साफ हुआ कि यह 150 मिलीग्राम सीमेन नहीं था, बल्कि 151 ग्राम जेनिटल सैंपल्स का कुल वजन था जो फॉरेंसिक जांच के लिए लिया गया था। यानी एक साइंटिफिक मिसअंडरस्टैंडिंग ने पूरे देश में एक अलग नैरेटिव बना दिया था। सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में संजय रॉय को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कई फोरेंसिक एविडेंस सामने आए, जिनमें सीसीटीवी मूवमेंट्स और क्राइम सीन के पास मिला एक ब्लूटूथ नेक बैंड भी शामिल था जो सीधे उसके फोन से कनेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में सवाल सिर्फ एक आरोपी पर नहीं थे। घटना के बाद अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप कुमार घोष भी विवादों में आ गए। विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों के अंदर उन्हें एक दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। सीबीआई जांच शुरू हुई और अस्पताल की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ तक तैनात करनी पड़ी। 14 से 15 अगस्त की रात जब पूरे राज्य में रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी दौरान अस्पताल पर हमला हुआ। एक भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, पत्थरबाजी की और सीधे उस हिस्से में तोड़फोड़ की जहां क्राइम सीन था। इस घटना ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ भीड़ का गुस्सा था या फिर सबूत मिटाने की कोशिश? आखिरकार 18 जनवरी 2025 को सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया, लेकिन अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं माना, इसलिए उसे मौत की सजा नहीं दी गई। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे डरावना सच यही है, एक डॉक्टर जो हर दिन दूसरों की जान बचाने के लिए काम करती थी, वो अपने ही हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं थी। और यह घटना
सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी कभी सच सामने आने में बहुत देर हो जाती है। और यहीं से शुरू हुआ वह सवाल जो आज भी इस पूरे केस के साथ जुड़ा हुआ है।